सबको। मेरा नाम है सुनिधि और आप मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल देख रहे हैं विनोद पर। बहुत लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जेएनयू में हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी हॉस्टल अलॉटमेंट के दौरान, और हॉस्टल का कितना पेमेंट आपको करना पड़ता है, रेंट मतलब बेसिकली। एंड दे आस्क अबाउट कि मेस फी कितनी है एंड वगैरह वगैरह. So this video is basically dedicated to information related to hostels in JNU. So let's start. So एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन करना भूल गई कि ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है ये बेस्ड है मेरे एक्सपीरियंसेस पे कि हॉस्टल अलॉटमेंट के दौरान मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी। एंड इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन या डिटेल दी गई है वो सारी की सारी जो है वो जेएनयू ई प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मैं इस पीडीएफ के साथ साथ जेएनयू प्रोस्पेक्टस की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स का इन्फो है वो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हॉस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक पीडीएफ को बना दिया है जिसमें मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के दौरान ज़रूरत पड़ेंगी वो, और साथ में मेस का कितना फ़ी है और हॉस्टल का कितना फ़ी है वो सब मैंने मेंशन कर दिया है कैलकुलेशन सहित, क्योंकि ऑफ कोर्स समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितना पे करना है, कैसे पे करना है, कब पे करना है। तो दिस इज़ द पीडीएफ बेसिकली डेडिकेटेड टू द पर्पस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अलॉटमेंट के दौरान ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको फ़ोटोकॉपी जमा करनी होगी एडमिशन फोलियो की। 1 सेकेंड हाईलाइट कर देती हूँ। तो आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी एडमिशन फोलियो की जनरेटेड आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन यूनिवर्सिटी। तो क्या होता है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका मतलब जेएनयू में जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे उसके बाद जब आपका एडमिशन पक्का हो जाता है तो आपको एक एडमिशन फोलियो मिलता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट है एक्चुअली, एक एडमिशन फॉर्म ही है, फोलियो कहते हैं यहाँ पे। तो वो आपको मिलता है तो उसका आपको फोटोकॉपी एक तो आप डिपार्टमेंट में सबमिट करते हो, ठीक है, वो आप लोगों को बता देंगे एडमिशन के दौरान, उसमें घबराइए नहीं। ठीक है, उसका एक फ़ोटोकॉपी लेके आपको हॉस्टल ऑफिस में जमा करना होता है। तो ये उसी फोटोकॉपी एडमिशन फोलियो की बात कर रहा है। दूसरा है कॉपी ऑफ द सब्जेक्ट फोलियो फ्रॉम द स्कूल और सेंटर, बेसिकली उसी की बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट आपको आपका डिपार्टमेंट ऑफिस से प्राप्त होगा एडमिशन के बाद। फिर आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी इसमें लिखा है फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय एसडीएम और तहसीलदार एंड लेस देन 6 मंथ्स ओल्ड। मतलब जो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि आपने 2 साल पहले का कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट ला के जमा कर दिया, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता। तो और ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं पासपोर्ट और वोटर आईडी सॉरी, आधार कार्ड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन चारों में से कोई 2 डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना होगा। बेसिकली बहुत इजी होता है, हम आधार कार्ड और वोटर आईडी को फोटोकॉपी ला के सबमिट कर देते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो तो आप वो भी सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ हॉस्टल अलॉटमेंट। ऑफकोर्स इन सब की फोटोकॉपी तो बाद में कराने को कह देंगे आपको, लेकिन ये ओरिजिनल आपको लेके आने हैं। नो अदर एड्रेस प्रूफ विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। और ये सबका पर्पस क्या है, आधार कार्ड इन सबका क्या है, आपको या तो डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं या आपका एड्रेस चेक करते हैं कि कहाँ के रहने वाले हो तुम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कॉपी ऑफ करेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स रिसिप्ट, पीजी रिसिप्ट इज मैंडेटरी फॉर आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हु वर लिविंग और लिव्ड इन प्राइवेट अकोमोडेशन इन दिल्ली ड्यूरिंग देयर स्टडीज। तो इसमें से कुछ भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अपना केस बताती हूँ। ऐसा था कि मैं एज अ पेइंग गेस्ट रहती थी एक घर में। तो जब मुझे यहाँ जेएनयू के एडमिशन के दौरान रिसिप्ट की ज़रूरत हुई तो मैंने जो भी उनको रेंट में पे करती थी मैंने उसका एक रिसिप्ट लेके जमा कर दिया था। एडमिशन के दौरान भी वो रिसिप्ट मांगते हैं एंड हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम भी वो रिसिप्ट मांगते हैं। अगर आपको एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर भी आई बटन पे डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ऑफकोर्स बहुत लोग रेंट पे रहते हैं तो वो वहाँ से एक ऐसे एक सर्टिफिकेट बनवा, वो सॉरी सर्टिफिकेट कह रहे हैं, एक ऐसे बिल कटवा के ले आइए या जो भी है वो करके सबमिट करना होगा। आउट स्टेशन स्टूडेंट्स का मतलब है जो दिल्ली एनसीआर के बाहर के हैं, जैसे कि मैं।
तो नेक्स्ट स्टेप है कि आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स आर वर्किंग इन दिल्ली शुड सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर मेंशनिंग दैट दे हैवंट बीन अलॉटेड एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इन दिल्ली बाय द एम्प्लॉयर। सो जो बच्चे जैसे कैंडिडेट्स दिल्ली एनसीआर के बाहर के हैं लेकिन उनके पेरेंट्स यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, उनकी जॉब यहाँ दिल्ली या एनसीआर में लगी हुई है, तो उनको एक सर्टिफिकेट यहाँ ला के हॉस्टल में देना पड़ेगा कि जो भी उनके पेरेंट मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं उनके एम्प्लॉयर ने, उनके बॉस ने उनको कोई भी रहने का अकोमोडेशन नहीं दिया है, वो अपने बलबूते पर रह रहे हैं। क्योंकि अगर उनके पास ऑलरेडी पेरेंट्स के पास दिल्ली में घर है, ठीक है, तो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है हॉस्टल अलॉटमेंट के दौरान। फिर नेक्स्ट है कि दोज स्टूडेंट्स हु हैव बीन मोर देन 1 year गैप पीरियड आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन हैव टू सबमिट द कॉपी ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ एनी। अगर आपका कोई भी एकेडमिक गैप है, ऑफकोर्स अगर आप मान लीजिए आप 2022 में आपका ग्रेजुएशन हुआ, फिर आप 2024 में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो ऑफकोर्स आपको 2 साल का अपना वो बताना पड़ेगा, एक एफिडेविट लेके आना पड़ेगा कि 2 साल तक कहाँ थे, या वर्क अगर जॉब भी कर रहे थे तो वर्क एक्सपीरियंस लेके आओ, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी लगते हैं। आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हु वर स्टेइंग इन दिल्ली विद पेरेंट्स बट आर ट्रांसफर्ड और रिटायर्ड शुड सबमिट ट्रांसफर रिटायरमेंट ऑर्डर ऑफ पेरेंट्स विद ऑफिशियल रेसिडेंस वेकेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, सेम चीज़ है, ठीक है। फिर हो गया हॉस्टल रेसिडेंट सर्टिफिकेट फॉर दोज हु आर स्टेड इन कॉलेज एंड अदर रिकॉग्नाइज हॉस्टल पीजीज इंक्लूडिंग JNU। हॉस्टल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें भी ज़रूरत पड़ती हैं, ठीक है। इसका इतना कोई मोल नहीं है, ऑफकोर्स अगर आपका कहीं पे और एडमिशन हुआ है तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट लेके आओगे या कोई भी ऐसे सबूत एविडेंस लेके आओगे कि भाई हम यहाँ इस फलाने हॉस्टल में रहते थे और हमने ये हॉस्टल छोड़ दिया है, अब हम JNU के हॉस्टल में रहने के लिए तैयार हैं, तो ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। वैसे बेसिकली ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। फिर कॉपीज़ ऑफ एडमिशन ऑफर लेटर, मेडिकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट जो कि एडमिशन के दौरान भी ज़रूरत पड़ती है, पासपोर्ट एंड वीज़ा, लेकिन ये ओनली फॉर फॉरेन नेशनल्स के लिए है। ये जो आई वाला पॉइंट है ये सिर्फ फॉरेन नेशनल्स के लिए है, ये उनको देना पड़ेगा। फिर एक होती है 1 recent कलर फोटोकॉपी साइज फोटोग्राफ। एक कॉपी मत लेके आना, बहुत सारी अपनी फ़ोटोज़ खिंचा के रख लो, 15-20, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ जाए फ़ोटो लगाने की। तो ये सब तो थे डॉक्यूमेंट्स जो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के दौरान चाहिए होते हैं, ठीक है। आपका ID कार्ड, आपका पेइंग गेस्ट रिसिप्ट या एडमिशन फोलियो की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऑल दीज थिंग्स आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड, ठीक है। ये मुझे भी ज़रूरत पड़े थे इसलिए मैं बता दूँ। अब आते हैं हम हॉस्टल डिटेल्स पे, जो कि बेसिकली ये है कि किनको प्रेफरेंस दी जाएगी हॉस्टल अलॉटमेंट के दौरान। उससे पहले तो हमने डॉक्यूमेंट्स देख लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हॉस्टल अलॉटमेंट के दौरान चाहिए होते हैं। तो बेसिकली इनका मतलब JNU वालों का कहना है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन व्यू ऑफ लिमिटेड हॉस्टल अकोमोडेशन द कैंडिडेट शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट ग्रांट ऑफ एडमिशन टू अ फुल टाइम प्रोग्राम ऑफ स्टडी इन द यूनिवर्सिटी। तो कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल कम हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वुड नॉट इंश्योर अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन। मतलब अगर आपका एडमिशन JNU में हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मत मानिए कि एडमिशन के साथ हॉस्टल भी मिलता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अकोमोडेशन विल बी ऑफर्ड फॉर टू द एलिजिबल एप्लीकेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एंड इट वुड बी अलॉटेड बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स रैंक and priority criteria given by JNU administration for JNU allotment for hostel allotment. Preference would be given to the current year students with no academic gap and those who are outstation students outside, those are from outside Delhi NCR. तो बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि प्रायोरिटी सबसे पहले उनको मिलेगी, उनको सबसे पहले ये लोग प्रेफरेंस देंगे जिनकी रैंक अच्छी आई है। दूसरा चीज़ ये है कि जो बाहर के बच्चे हैं, जो दिल्ली के बच्चे नहीं हैं, जिनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और कैंडिडेट्स एडमिटेड टू पार्ट टाइम प्रोग्राम ऑफ स्टडी दे आर नॉट एलिजिबल फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी वीडियो के उस भाग पर जिसके बारे में मुझसे कमेंट सेक्शन में हर कोई पूछता रहता है कि दीदी मेस का कितना फ़ी देना होता है, हॉस्टल अलॉटमेंट का कितना पैसा लग जाता है दीदी। तो मैं बताती हूँ, दीदी बताएंगी, ठीक है, दीदी सब बताएंगी। तो ऐसा होता है कि जब आप हॉस्टल अलॉट कराने आते हो JNU में तो आपको 6,000 रुपये देने होते हैं।
तो जैसे कि लिखा हुआ है कि हॉस्टल अलॉटमेंट फ़ी ₹6,000 फॉर फुल टाइम कोर्स ड्यूरेशन एंड आफ्टर द पेमेंट आफ्टर द पेमेंट स्टूडेंट इज अलॉटेड हॉस्टल फॉर द होल कोर्स प्रोग्राम ड्यूरेशन। मतलब अगर आपका 2 साल का कोर्स है, जैसे कि मेरा 24 महीने का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, तो मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे 6,000 रुपये पे करने पड़े थे एज अ रेंट। ठीक है, हर महीने मैं कोई पैसा नहीं देती, इट्स अ वन टाइम पेमेंट। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप कहीं प्राइवेट या कोई ऐसे पीजी में रह रहे हो और आप हर महीने रेंट देते हो। नहीं, आपको सिर्फ एक बार पैसा देना है जो कि 6,000 रुपये है। अगर आपका 3 साल का भी कोर्स है तो भी आप 6,000 रुपये ही देंगे। अभी तक तो 6,000 रुपये है, आगे अगर चल के फ्यूचर में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती, लेकिन अभी 6,000 रुपये ही हैं। फिर क्या होता है, एक और बहुत खासियत है कि जब आप हॉस्टल वेकेंट करते हो, मतलब मैं जैसे 24 महीने के बाद जब ये हॉस्टल को खाली करूँगी, ठीक है तो मुझे जो ये 6,000 रुपये हैं, इसमें से कुछ पार्ट जो है वो मुझे वापस मिल जाएगा। बिकॉज ये 6,000 रुपये जो है वो पूरा का पूरा रेंट नहीं है, इसमें कुछ अमाउंट जो है, कुछ हिस्सा जो है वो एज अ सिक्योरिटी मनी सबमिट करा गया है। सिक्योरिटी मनी का बेसिकली मतलब ये होता है कि तुम इनके हॉस्टल में रहते हो और ऐसा ना हो कि तुम इनका कोई सामान उठा के ले जाओ, ठीक है, पता चला बल्ब भी चुरा के ले गए, ठीक है, या तुमने कोई इनकी टेबल चेयर या कुछ भी प्रॉपर हॉस्टल की प्रॉपर्टी को अगर कुछ भी नुकसान होता है तो दैट कम्स इन सिक्योरिटी मनी। और वैसे तो नहीं, वैसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ठीक है। अब आते हैं हम मेस डिटेल्स के ऊपर। ठीक है, कि मेस का कितना फ़ी हमको देना होता है। तो देखो ऐसा होता है कि आपको 3 टाइम खाना मिलता है। एक आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है। स्नैक्स का कोई इंतज़ाम नहीं है जेएनयू में, स्नैक्स के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, शाम का नाश्ता वाश्ता चाय वाय उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, उसका इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। तो 3 टाइम खाना मिलता है और हाँ, पर प्लेट जो कॉस्ट है वो है 27 रुपये। अभी तो 27 चल रही है, ठीक है, लेकिन ये भी टेम्परेरी है, ये भी बढ़ती घटती रहती है। 1 रुपया ऊपर जाएगा, 1 रुपया नीचे जाएगा। कभी 27 होता है, कभी 29 होता है, कभी 30 होता है। इसके मायने ये हैं कि इसके बेसिस पर ही महीने का मेस बिल निकाला जाता है आपका। तो अगर मान के चलें कि 27 रुपये चल रहा है अभी पर प्लेट का कॉस्ट, तो जो आपका दिन भर का कॉस्ट आएगा खाने का वो 81 रुपीज़ आएगा। लेकिन मान के चलो 90 रुपये तक का तो एक दिन का खर्चा है खाने का। ठीक है, और अगर हम उसके मंथली एक्सपेंस निकाल लें तो आपका वही 2,700 के अराउंड आता है। ठीक है, अगर मेरी मान के चलो तो मेरा बिल जो है वो 2,500 से लेके 2,700 के बीच का ही ऐसे ही आता है। ठीक है, तो एक बार मैं मोटा मोटा बता देती हूँ फिर से। जो अलॉटमेंट फ़ी होती है वो सिर्फ एक बार भरी जाती है, जो कि होती है 6,000 रुपये। और 6,000 रुपये में आपका हॉस्टल का रेंट प्लस ये जो सिक्योरिटी का पैसा होता है वो इंक्लूडेड होता है। सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाता है जब आप हॉस्टल खाली करते हैं। ठीक है, मैंने कारण भी बता दिए कि क्यों सिक्योरिटी मनी का वो हो रहा है, मतलब क्यों ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं। फिर सेकेंड चीज़ ये है कि आपको ये जो रेंट है वो सिर्फ एक बार पे करना है। आपको हर महीने, जैसे पीजी वीजी में होता है, हर महीने पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करना है, तो टेंशन फ्री। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि जो मेस का पैसा होता है, जो मेस का बिल होता है वो हर महीने जनरेट होता है और आपको हर महीने का एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई भी अगर कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।